नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम श्रवण घर की खरी खरी में आपका स्वागत है। हमारे विशेष कार्यक्रम में श्रवण जी देश के जाने माने पत्रकार संपादक अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से न तो सत्ता पक्ष बचता है, न ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर ऐसे ही एक विषय पर उनसे करेंगे बातचीत, जानेंगे उनका रुख और क्या है उनकी तीखी टिप्पणी और खरी खरी। ऐसा लगता है जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ अभी से कहीं ना कहीं एक का माहौल बनना शुरू हो गया। लोगों ने अपना अविश्वास जताना भी शुरू कर दिया है, और ये तब है जब चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी अभी तक संसद का सामना नहीं कर पाए हैं और न ही ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने विश्वास मत जीता है। पिछले दिनों छात्रों को लेकर जो पेपर परीक्षाएं हैं उनके लीक को लेकर जिस तरीके की खबरें आई हैं, वो नए तरीके की राजनीति और नए तरीके की चीजों की ओर इशारा कर रही है। पिछले एक हफ्ते के अंदर कम से कम 3 ऐसे स्कैंडल से घोटाले सामने देखने में आए हैं। एक तो नीट को लेकर हुआ, जिस पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं और उस पर सरकार की जबरदस्त तरीके से थूकी फजीहत हो रही है। कांग्रेस उसको अखिल भारतीय स्तर पर मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ आपने देखा कि यूजीसी नेट के एग्जाम को कैंसिल करना, सीएसआईआर नेट को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। यानी एक हफ्ते के अंदर 3 बड़े पेपर लीक के मामले सामने आए हैं और सरकार कुछ भी करती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। यानी हाथ पर हाथ धरे बैठी कहना तो मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा लगता है जैसे किम कर्तव्य विमूढ़ है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि इन संकट से या इन संकटों से कैसे निपटा जाए, क्योंकि अभी तक संकट से निपटने का उसका सबसे बड़ा हथियार था कुछ मत बोलो, चुप रहो और जनता को थकने दो, विपक्ष को थकने दो। लेकिन इस बार विपक्ष भी मजबूत है और साथ ही साथ जनता का गुस्सा भी सड़क पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और खुद भारतीय जनता पार्टी और सरकार के अपने जो सहयोगी संगठन है वो भी सड़कों पर लामबंद हो रहे हैं। तो हम श्रवण जी से ही जानेंगे। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो पूरा माजरा दिखाई पड़ रहा है कि विश्वास मत के पहले ही अविश्वास, क्या कहेंगे आप? वही मैं कह रहा था आपसे, जो कहा मैंने कि ये जो सरकार है वो उसको अभी संसद में विश्वास मत प्राप्त करना है। अभी संसद की पहली बैठक भी नहीं हुई है, सांसदों की शपथ भी नहीं हुई है, और जिस जनता ने इस सरकार को 240 सीटें दी, एक अल्पमत की सरकार दी जो बैसाखियों पर बहुमत सिद्ध करने के लिए तैयार है, उसके प्रति अविश्वास प्रस्ताव या अविश्वास जाहिर कर दिया, और फिर भी वो सत्ता में बनी हुई है। जो नजर आ रहा है आशुतोष जी, वो आश्चर्यजनक है कि ऐसा लगता है कि देश पर जो लोग अभी सत्ता में काबिज हैं, ये वो लोग नहीं है जो 2014 में आए थे। कोई उनके बहुरूपीय इस समय सत्ता में या हुकूमत में है, मतलब 2014 के लोग कहीं गायब हो गए हैं। हम याद करें तो 2014 में सबसे बड़ा मुद्दा क्या था, मतलब मोदी जी के सत्ता में आने का क्या मुद्दा था, किन मुद्दों को लेकर वो दिल्ली पर काबिज हुए थे, किन मुद्दों के साथ वो गुजरात से आए थे। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था, मतलब हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार मोदी जी गिनाते थे। और ऐसा कोई आरोप नहीं है जो मोदी जी ने और उनके लोगों ने, बीजेपी ने, तमाम उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस ने, आरएसएस ने उस समय मोदी जी पर नहीं लगाया हो, मनमोहन सिंह पर नहीं लगाया हो, यूपीए सरकार पर नहीं लगाया हो। 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स, एक के बाद एक आरोप लगाए गए। और हमने देखा कि किस तरह से शीला दीक्षित की सरकार के खिलाफ केजरीवाल और अन्ना ने आरएसएस के कंधों पर सवार होकर निशाना साधा कि शीला दीक्षित की सरकार को गिराया, फिर यूपीए सरकार को निशाने पर लिया। एक भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। और पिछले 10 सालों में मनमोहन सिंह के खिलाफ कोई कहे कि शीला दीक्षित के खिलाफ कोई आरोप सिद्ध हुआ हो तो कुछ नहीं है। मतलब शीला दीक्षित के खिलाफ आरोप लगाने वाले और मनमोहन सिंह के खिलाफ आरोप लगाने वाले, लोकपाल की मांग करने वाले,
वो खुद भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत जेल में है। आश्चर्य नहीं लगता क्या कि पहले व्यापम और अब नीट और नेट जैसी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार के जरिए लाखों बच्चों के भविष्य का सरकार और उसका सिस्टम समाप्त कर रहा है, उनके उनके भविष्य को समाप्त कर रहा है। और उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि कोई जू नहीं रेंग रही है। सिर्फ आपने उल्लेख भी किया है, सिर्फ 9 दिनों में आपने केवल परीक्षाओं का उल्लेख किया है, पर यह सब 9 दिनों में हुआ है कि नेशनल कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट 12 जून को रद्द हुआ, यूजीसी नेट 19 जून को रद्द हुआ, CSIR यूजीसी नेट 25 जून को होनी थी, वो 21 जून को रद्द कर दी गई, और इसमें 15 लाख बच्चों का भविष्य था। जी जी। नीट के भ्रष्टाचार से कोई 25 लाख बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि 24-25 लाख बच्चों का मतलब है कि कितने परिवार, कितने पेरेंट्स, कितना सब कुछ। एक जो मुद्दा मैं उठाना चाहता हूं वो ये उठाना चाहता हूं आशुतोष जी, कि सत्ता में मतलब 10 साल ये रहे, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत रही, मोदी जी रहे, और तीसरी बार जब ये आए सत्ता में, आने पर सरकार के ये हाल हैं, मतलब जो प्रकट हो रहा है। तो पिछले जी 10 सालों में क्या हुआ होगा, मतलब इसका कोई रिकॉर्ड अगर खंगाला जाए तो क्या निकलेगा, मतलब किस तरह के रिकॉर्ड निकलेंगे, किस तरह के कंकाल निकलेंगे। और अगर इसके पहले अगर गुजरात के रिकॉर्ड भी निकालना हो मोदी जी के कार्यकाल के, तो क्या निकलेगा। क्या आश्चर्य नहीं लगता कि ये तीसरे कार्यकाल के प्रारंभ में शपथ लेने, मतलब इनके संसद सदस्यों के शपथ लेने के पहले ये तमाम चीजें प्रकट हो रही हैं, तो पिछले 10 सालों में क्या क्या हुआ होगा। आश्चर्यजनक नहीं लगता क्या कि ये जो धर्मेंद्र प्रधान है, ये केवल इस तीसरी बार शिक्षा मंत्री नहीं बने, ये दूसरी जो मोदी जी की सरकार थी उसमें जुलाई 2021 में भी ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे। मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि ये धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार शिक्षा मंत्री पद का भार ग्रहण किया है और उनको अभी चीजें पकड़ में नहीं आ रही है। और मतलब ये कंटिन्यूटी है इनकी एजुकेशन में। जब हम नीट को लेकर या नेट को लेकर या तमाम चीजों को लेकर देखते हैं, चीजों भ्रष्टाचार को देखते हैं, तो हमको देखना पड़ता है कि ये जो पूरा का पूरा व्यापम का जो मामला था, जिसका उल्लेख राहुल गांधी ने भी किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें कितना बड़ा घपला था। और वो भी घपला देखते देखते मोदी जी के जमाने, मोदी जी की आंखों के सामने या शिवराज सिंह की आंखों के सामने पूरा का पूरा हो गया, और कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब इतनी इतनी बड़ी चीजें हो गई, इतने लोगों को जाने गंवानी पड़ी, इतने लोग जेल में गए व्यापम के दौरान, और आज जो है उस व्यापम के जिनके कार्यकाल में तमाम चीजें हुई, शिवराज सिंह, वो आज केंद्र में मतलब मध्य प्रदेश से ज्यादा ताकतवर मंत्री बन के उभरे हैं। मोदी जी पूरे मामले में चुप हैं, भागवत साहब पूरे मामले में चुप हैं। मतलब भागवत साहब ने इतनी बातें कही मोदी जी को लेकर, बिना नाम लिए कही, अहंकार का, मर्यादा का, विभाजन का, समाज में विभाजन का, तमाम चीजें कही, ऑर्गेनाइजर में आलेख लिखे गए। पर ये जो पूरा मामला है, इस पे सारे के सारे लोग एक साथ चुप हैं। भाजपा के और संघ के जितने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो तमाम चुप हैं। केवल पहली बार जो सामने आया है कि एबीवीपी ने एक बयान दिया है, इतने दिनों के बाद जब पानी सिर पर आ गया, तब ये बयान आया है एबीवीपी की तरफ से, जो कि उनके छात्रों का संगठन है, कि मंत्री को बर्खास्त हटा देना चाहिए। जो इन सब चीजों से जो सवाल पैदा होता है आशुतोष जी, कि क्या इस
सरकार को सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार है क्या? मतलब क्या ये जो सरकार जो अभी संसद में इसका प्रवेश भी नहीं हुआ है, क्या उसको संसद में प्रवेश करने देना चाहिए क्या? या संसद में इसको प्रवेश करना चाहिए क्या? या क्या इसको सरकार की जिम्मेदारी ग्रहण करना चाहिए क्या? केंद्रीय मंत्रिमंडल में जिस तरह के लोग हैं, अभी हमने देखा सोशल मीडिया में कि इनकी एक महिला और बाल विकास राज्य मंत्री 12वीं पास हैं और उनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखना तक नहीं आया। उनसे जब धार उनका ही जिला है जहां से वो जीत कर आई हैं, वहां एक शिक्षा संबंधी कार्यक्रम में हम देख रहे हैं कि किस तरह का ये पूरा का पूरा सरकार के सत्ता में आने के पहले डिरेलमेंट हो रहा है। आशुतोष जी, जो अभी जो ताजा आंकड़े आए हैं उसमें जो देश की टोटल पॉपुलेशन है उसमें 50% 25 साल से कम आयु के लोग हैं, बच्चे हैं, और 65% लोग वो हैं जिनकी आयु 35 साल से कम है। आप जो कल्पना कीजिए कि ये सरकार अगर सत्ता में बनी रहती है और इसी तरह से चलता रहता है जैसा कि अभी चल रहा है, और तो ये देश की जो आधी आबादी है उसका पूरा का पूरा भविष्य मतलब खतरे में है, एकदम समाप्त हो जाएगा। मतलब ये अगर ये इतनी बड़ी बड़ी अखिल भारतीय स्तर की परीक्षाओं में इस तरह के घपले होते हैं और मंत्री पहले तो कहते हैं कोई लीक नहीं हुआ, उसके बाद पूरी की पूरी चीजें दूसरों पर डालने की कोशिश करते हैं, बिहार पर डालने की कोशिश करते हैं, और फिर जब स्वीकार करते हैं कि हाँ लीक हुआ है तो फिर वो कहते हैं कि इस परीक्षा को कैंसिल क्यों किया जाए। कैंसिल इसलिए नहीं किया जा सकता कि इसमें अधिकतर बच्चे जो हैं वो उनकी कोई गलती नहीं है। मैं एक चीज की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ, और ये जो ध्यान है वो सरकार की तरफ भी है आशुतोष जी, जी। कि 1974 का जो जेपी आंदोलन था वो छोटी सी बात से शुरू हुआ था कि पटना के कॉलेजेस में हॉस्टल की फीस को लेकर, हॉस्टल की शिकायतों को लेकर निराकरण नहीं किया, और वहाँ की उस समय की जो तत्कालीन अब्दुल गफूर सरकार थी उसने इसी तरह से छात्रों की मांगों की उपेक्षा की थी। 1973-74 का जो गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन था, क्योंकि मैं इन दोनों आंदोलनों के साथ जुड़ा रहा हूँ, नवनिर्माण के साथ भी और 74 के, ये नवनिर्माण के तमाम लोग जब दिल्ली आते थे बातचीत के लिए तो उसका पता है मुझे कि बहुत छोटी मांगे थी उन बच्चों की। जी। और तब वो अगर चिमन भाई पटेल सरकार उस समय की अगर सॉल्व कर देती तो इतना बड़ा नवनिर्माण आंदोलन नहीं होता। 1990 का आरक्षण विरोधी आंदोलन, अगर आपको याद हो कि 1990 में क्या हुआ था, इन तीनों आंदोलनों का जो परिणाम हुआ था आशुतोष जी, सरकारों को जाना पड़ा था। तत्कालीन सरकारों के तख्ते पलट गए थे। बिहार में के जो बिहार आंदोलन था उसके कारण अब्दुल गफूर और इंदिरा गांधी की हुकूमतें गई, गुजरात में चिमन भाई की गई, दिल्ली में वीपी सिंह की गई। इसमें चेतावनी यह है कि मोदी जी ने अगर अपना सन्नाटा नहीं तोड़ा और बड़ी कार्रवाई नहीं की तो ये मानकर चला जाएगा कि केंद्र में जो लोग बैठे हुए हैं ये उनके भी इसमें पूरे के पूरे स्कैंडल में या घपले में वेस्टेड इंटरेस्ट है, और कुछ लोगों को वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी की जो 2 यात्राएं रही आशुतोष जी, और हाल के चुनाव में जो युवाओं ने उनके साथ समर्थन किया, उनके साथ लिए काम किया, ये उनके पूरे के पूरे युवाओं के एस्पिरेशंस का मैनिफेस्टेशन था। और अब राहुल के कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि वो इसको किसी लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचाएं। ये जो शिक्षा में पूरा का पूरा बिट्रेयल हुआ है, ये जो युवाओं के एस्पिरेशंस के साथ, उनके सपनों के साथ जो विश्वासघात हुआ है, वो उसको किसी लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचा है। और आपने देखा अभी 2 दिन पहले ही देखा कि राहुल ने किस तरह से इस पूरे मामले को टेकअप किया है। उन्होंने घर पे अपने इन बच्चों को बुला के उनसे बात की है, और
पार्लियामेंट के बारे में हम कल्पना कर सकते हैं कि उसका सेशन किस तरह का होगा, उसमें किस तरह की बातचीत होगी। तो अब जो मुद्दा यह है कि इस सरकार की चुप्पी अगर टूटती नहीं है और मोदी जी अगर पिछले दो कार्य अपने जो कार्यकाल थे 14 का और 19 का उन्हीं कार्यकालों की तरह से इस तीसरे को भी अगर चलाना चाहेंगे, जी बड़े बड़े मुद्दों पर मुंह नहीं खोलेंगे, तो ये मानकर चलना चाहिए कि ये जो पूरा का पूरा जो मामला अब उठा है, ये मुझे लगता है कि ये 1974 और 1973 और 1974 और 1990 से बड़े आकार में ये सड़कों पर आएगा। और फिर आप इसमें पाएंगे कि अभी एबीवीपी ने बोला है, पर आगे चल के आप पाएंगे कि आरएसएस को भी बोलना पड़ रहा है और जो जितने आरएसएस के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको भी बोलना पड़ रहा है। तो ये सरकार, जिसको कह सकते हैं कि अपने जन्म लेने के पहले ही विवादों में घिर गई है और घिर रही है और कमजोर होती जा रही है, ये इसका सबसे बड़ा नमूना है। मतलब जो दिख रहा है वो आश्चर्यजनक है कि इतनी बड़ी घटना हो रही है और प्रधानमंत्री, ये भी हो सकता है कि वो कुछ कर रहे हों और वो हमें नहीं दिख रहा है, पर निश्चित रूप से अगर वो जो कर रहे हैं वो नहीं दिखेगा तो हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में ये सरकार भी फिर सत्ता में नहीं दिखे और बहुत सारी चीजें हमको, देश को नए सिरे से सोचना पड़े कि ये आखिर प्रधानमंत्री और उनकी जो हुकूमत है, एनडीए की हुकूमत है। राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री को इसकी कोई चिंता नहीं है नीट की। वो बिल्कुल इस समय स्पीकर को लेकर, अपना स्पीकर बन जाए उसको लेकर चिंतित है ज्यादा। ये जो लग रहा है वो ऐसे ही लग रहा है कि प्रधानमंत्री अपनी सत्ता को बचाने को लेकर ज्यादा चिंतित हैं, बजाय जो समस्याएं हैं, बच्चों की समस्याएं, देश की समस्याएं, उसको एड्रेस करने में उनकी रुचि नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अगर ये चलता है तो उनके ये जो दो सहयोगी हैं, जेडीयू और तेलुगु देशम, वो कब तक उनका साथ देंगे और बाकी सहयोगी कब तक देंगे। और इन घटनाओं का ये जो चल रहा है, क्योंकि इससे महाराष्ट्र के बहुत बच्चे प्रभावित होने वाले हैं, बिहार के भी होने वाले हैं। ये जो इस साल चुनाव है हरियाणा और महाराष्ट्र में, इन घटनाओं का इन दोनों राज्यों के चुनाव पर बहुत जबरदस्त तरीके से असर पड़ेगा। अगले साल दिल्ली पे भी पड़ेगा और बिहार पर पड़ेगा, झारखंड पर पड़ेगा। ये मुझे लगता है कि एक मोदी सरकार के तीसरे टर्म की बहुत ही अशुभ शुरुआत या बहुत ही खराब शुरुआत हो रही है और हम सब लोगों को उसके प्रति चिंतित होना चाहिए। जी, आज के लिए इतना ही आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू।